जी, अब हम लोग फाइनलाइज़ करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लेंथ टेंशन और फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप्स। इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये है कि लेंथ सेम रहे, ठीक है? सपोज़ अगर आप और आपकी ना मतलब टेंशन चेंज होती रहे लेकिन लेंथ सेम रहे। यूँ समझ लो कि आपने एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को उठा लिया है, ठीक है? तो आप या फिर आप किसी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश कर रहे हो जिसको आप उठा ही नहीं सकते, ठीक है? तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका फुल हैंड स्ट्रेच्ड है, आपकी लेंथ में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आप वो जान लगाई जा रहे हो, आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी टेंशन बढ़ाई जा रहे हो, ज़्यादा फ़ोर्स लगाई जा रहे हो, ठीक है? तो इसे कहेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या कहेंगे कि अगर आपका ना टोन मतलब टेंशन सेम रहे और लेंथ चेंज होती रहे। टेंशन सेम रहने का मतलब है सपोज़ आपने डंबल उठा लिया 5 किलो का, वो आप उठा सकते हो, उसको आप मूव कर सकते हो। उसे उठ पकड़ के अगर आपने फ्लेक्शन की अपने बाइसेप्स की या एक्सटेंशन की अपने हैंड की ना, तो उससे लेंथ चेंज हो रही है हमारे मसल्स की, लेकिन टेंशन उतनी है, जितना डंबल का साइज़ है उतनी टेंशन है। तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक कंट्रैक्शंस। ठीक है, बेसिक बात ये समझ आई? अच्छा, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप क्या है? इसको भी बहुत सिंपल सी अगर हम लोग ना अपना ग्राफ से मैं आपको समझाऊँगा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा कि अगर मसल की लेंथ या तो बहुत ज़्यादा छोटी हो या बहुत ज़्यादा हो, ऐसी सूरत में ना उतनी हम टेंशन, उतनी फ़ोर्स डेवलप नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा फ़ोर्स कब डेवलप होती है? जब एक ख़ास मैक्सिमम लेंथ पे होती है, जब क्रॉस ब्रिजिंग सबसे ज़्यादा हो रही होती है। मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तो ये सपोज़ आप देखिए 3 सिचुएशंस हैं हमारे पास। आपने मुझे बताना है कि किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा टेंशन डेवलप होगी। एक सिचुएशन ये है कि जब आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है? इसमें ओवरलैप बहुत होता है, वो ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्टिन का। एज़ अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि जो मायोसिन के हेड्स हैं ना, वो बाज़ जो हैं वो अटैच ही नहीं हो पा रहे। जो दरमियान वाले थे ना, सपोज़ वो मतलब वो अटैच ही नहीं हो पा रहे। तो इसकी वजह से ये भी कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। और एक सिनेरियो ये मैं आपको बताऊँ कि जिसमें ना आपके पास ये बस अब मैं रफ़ सा बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइक दूर चला गया है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी कोई अच्छी क्या कहते हैं आप, इनकी आपस में ब्रिजिंग नहीं हो रही, क्रॉस भी सही से नहीं ओवरलैप कर रहे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसमें ना वो प्रॉपर एक ऑप्टिमल लेंथ है, जिस पे ये लोग तीसरा जो मिडल सिनेरियो है हमारा, तो उस पे सबसे ज़्यादा अच्छा एक्शन आता है हमारे पास। अगर आपने किसी ने वो देखी हो, जब मूवी में हमने देखा था कैप्टन अमेरिका जिस तरह हेलीकॉप्टर को खींचता है, तो उस टाइम कैप्टन अमेरिका अपने जो आर्म होते हैं ना उसको ऐसे फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है? लाइक उसने इस चीज़ से रोड को पकड़ लेते हैं, इस आर्म को, और ठीक है, और दूसरा वो इस हाथ को बस स्ट्रेट कर लेते हैं। तो एक्चुअली फोर्स वो जनरेट कर रहा होता है इस आर्म के साथ। और इस आर्म को आप देखो उसने ना सीधा रखा, अगर वो इस हाथ को सीधा रखता लाइक इस तरह स्ट्रेट रखता तब भी वो फोर्स अच्छी जनरेट ना कर पाता, और अगर वो ज़्यादा ज़्यादा बेंड कर लेता तब भी वो अच्छी जनरेट ना कर पाता। तो उसने एक ऑप्टिमल लेंथ पे रख के मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जनरेट किया। ये बस मैंने एग्जांपल वैसे ही ज़हन में आई तो बता दी। बाकी अब पैसिव टेंशन क्या होती है? पैसिव टेंशन ये होती है कि अगर आपने ना कोई मतलब कोई चीज़ है, उसको आपके हाथ के साथ मैं बाँध दूँ, ठीक है? आप नहीं खींच रहे उसे, बस मैंने उसको आपके हाथ के साथ लटका दिया है, उसको ना बाँध दिया है। तो उसकी वज़ह से ना एक खिंचाव पैदा करेगा आपके मसल्स के ऊपर, आपके टेंडन्स के ऊपर, तो उससे मसल टेंशन जो प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे पैसिव टेंशन, ठीक है? टोटल टेंशन ये होगा कि सपोज़ अगर आप उसी को ना उठाना खींचने की कोशिश करना शुरू कर दो। आपने उसको उठाना नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन आप फुल ज़ोर लगा रहे हो उसको ऊपर उठाने की। तो एक ना आपका आपने मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना, कोशिश की वजह से टेंशन में इज़ाफ़ा होगा, जो कि आप खुद भी फ़ील कर सकते हो अपने मसल्स के अंदर। तो वो हो जाएगा, दोनों को पैसिव टेंशन मिला जो उसका वज़न आप पे डाल रहा था, और दूसरा जो आपने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मज़ीद बढ़ा दिया, तो टोटल टेंशन बन जाएगा। तो एक्टिव टेंशन क्या होगा कि अगर आप टोटल में से पैसिव निकाल दो ना, तो वो एक्टिव टेंशन आ जाएगा जो आपके मसल्स ने जनरेट किया था। तो बस इन शॉर्ट छोटी सी स्टोरी ये है। और एक्टिव टेंशन जो मतलब टेंशन आप डेवलप करते हो, वो नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा क्रॉस ब्रिज आप बना पाओगे, उतना ज़्यादा आप एक्टिव टेंशन डेवलप कर पाओगे, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मुख्तसर स्टोरी ये। लास्ट पॉइंट है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। इसका भी लुब्बे लुबाब ये है कि अगर आप ना आहिस्ता-आहिस्ता मसल की कॉन्ट्रैक्शन करोगे ना, तो आप ज़्यादा टेंशन जनरेट कर पाओगे, ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे। और अगर आप तेज़ी से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो उतनी अच्छी आप नई फोर्स जनरेट कर पाओगे। तो ये बात ख़त्म हो गई, और इसकी वजह यही है कि जो जब आप स्लो स्लो करते हो ना अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें आपको क्रॉस ब्रिजेस को बड़ा अच्छा प्रॉपर टाइम मिलता है कि वो अच्छे से एक्टिन मायोसिन अच्छे से बाइंडिंग बना के कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर आप फ़ौरन फ़ौरन करोगे ना, तो इतना अच्छे से वो नहीं बना पाते, ब्रिजिंग नहीं हो पाती।
ये समझ आ गई आपको सारी बात। स्मूथ मसल्स की बात करूँगा, स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स इनमें भी होते हैं, जो मतलब अपने पास एक्टिन मायोसिन से बने होते हैं ना, थिक होते हैं मायोसिन वाले, थिन होते हैं एक्टिन वाले। तो इसलिए लेकिन इसमें ना सार्कोमेयर्स की तरतीब में नहीं मौजूद होते, जिसकी वजह से ना वहाँ अपना स्ट्राइएशंस नहीं आती जिस तरह स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में आती है। इनमें होमोजेनियस होमोजेनियस से ये होते हैं, ठीक है? इनमें कोई ऐसे स्पेशल स्ट्राइएशंस नहीं आती, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं इस तरह के ना स्मूथ मसल्स। अच्छा, अब इनमें ये है कि हमारे पास ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि जितनी तेज़ी से आप करोगे ना उतना कम आप फोर्स डेवलप कर पाओगे, लाइक कुछ ऐसी बातें हैं इसमें, या आपने खुद एक दफ़ा पढ़ लेना है। फिर हमारे पास अगला टॉपिक स्मूथ मसल्स चल रहा है, उसके अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स दो तरह के हो गए, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल हो गए और दूसरा कह लो कि एक मिनट इसे दूसरा आ गया यूनिटरी स्मूथ मसल, मतलब सिंगल यूनिट स्मूथ मसल आ गई। तो मल्टी यूनिट ये होता है कि लाइक ये इतना स्मूथ मसल जो है ना, फाइबर स्मूथ मसल के सेल्स जो हैं उनको एक हर हर एक को ना अलग न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन की कह लो ब्रांच आके सप्लाई कर रही हो, कि उसको ना हर एक को इस तरह एक अलग ब्रांच आके सप्लाई स्टिमुलेट कर रही हो, तो इसको कहते हैं मल्टी यूनिट। और यूनिटरी यूनिट मतलब स्मूथ मसल वो उसे कहते हैं कि एक ही आए और वो आके आप कह लो कि एक मसल को लाइक स्टिमुलेट कर दे, और बाकी जो है ना, जो बाकी हैं वो कैसे स्टिमुलेट होंगे, वो गैप जंक्शन से स्टिमुलेट होंगे, ठीक है? कि मतलब न्यूरॉन आके किसी एक एक दो को कुछ को स्टिमुलेट कर देते हैं और बाकी गैप जंक्शंस के थ्रू ना एक्शन पोटेंशियल बाकियों में ट्रांसफर हो जाते हैं और बाकी सारे एज अ सिस्टम एक्ट करते हैं, जबकि इनमें हर एक को अलग अलग आके स्टिमुलेशन मिलती है। तो उसमें ये है कि एग्जांपल्स अगर देखो तो इसमें आइरस आ गया जो मल्टी यूनिट है ना, सिलरी मसल्स आ गया और अपने पास ये वैस डिफरेंस आ गया हमारे। और जबकि जो यूनिटरी है इसमें जीआईटी आ जाती है, यूट्रस ब्लैडर यूरिटर ये सारे आ जाते हैं अपने पास, ठीक है? और फिर उसके अलावा ये स्लो वेव्स का कंसेप्ट और पेस में से एक्टिविटी अभी नहीं डिस्कस करते, ये आपको ना इंशाल्लाह जीआईटी में बड़ी प्यारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे ये स्लो वेव्स किस तरह नंबर ऑफ पेरिस्टालसिस को इफेक्ट करती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब स्मूथ मसल में ना कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसमें ना ट्रोपोनिन नहीं होती, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन थी ना हमारे पास थिन फिलामेंट्स के अंदर, वो नहीं होती ट्रोपोनिन इनके अंदर अलग ही मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का। वो होता ये है कि मतलब कुछ कुछ इनके अंदर कार्डियक मसल्स जैसा है, कुछ इनके अंदर स्केलेटल मसल जैसा है, ऐसे मिल मिला के ये, और कुछ इनका अपना है। तो बस आप समझो कि डीपोलराइजेशन हुई, भला हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, किसी तरीके से भी ना इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जैसे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम अंदर आता है, और वो थोड़ा सा कैल्शियम का आना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से ना कैल्शियम का रिलीज करवा देता है। इसे कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम। ये कार्डियक मसल्स के अंदर भी होता है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, लेकिन उसका थोड़ा सा मैंने आपको मतलब समझाया था कैसे होता है वो। तो खैर यही उसी तरह कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एक मैकेनिज्म ये आ गया। दूसरा ये आ गया कि कुछ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ना IP3 पाथवे के थ्रू, मतलब GQ को स्टिमुलेट करके IP3 पाथवे के थ्रू ना डायरेक्टली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम का रिलीज करवा सकते हैं। व्हाट्सएवर द सिचुएशन, कैल्शियम का लेवल साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और जिस तरह हम लोगों को पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्मोडुलिन प्रोटीन होती है जो कि कैल्शियम को बाइंड करती है, इसी तरह इनके साइटोप्लाज्म के अंदर भी कैल्मोडुलिन प्रोटीन होती है जो कि कैल्शियम साथ बाइंड करती है और कैल्शियम कैल्मोडुलिन कम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रहा था कि ये जो अपने पास कैल्मोडुलिन थी ना, ये एक तरह से स्टोर कर रही थी हमारे कैल्शियम को, कि वो फ्री ना पड़ा हो, ठीक है? जबकि जो यहाँ हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर है ना, ये कम्प्लेक्स है, इसने कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल है। ये जाके मायोसिन के हेड पे, बल्कि ये जाके ना मायोसिन काइने लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है? मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है। वो जाके क्या करता है, वो मायोसिन के जो हेड है ना उसकी फॉस्फोरिलेशन करवा देता है, ठीक है? वैसे मतलब वो मायोसिन लाइट चेन्स की फॉस्फोरिलेशन करवा देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि मायोसिन के जो हेड्स की ना एटीपीएज एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा, मतलब आप कह लो एटीपी यूज़ करेंगे, वो जल्दी एनर्जी यूज़ करेंगे, को वो मतलब एनर्जी लेंगे, कोक्ड पोजीशन में आएंगे, फिर वो उसी तरह क्रॉस ब्रिजिंग करेंगे और टेंशन होगी। मतलब इसमें कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं कर रही, ठीक है ना? तो ये कुछ इस तरह की इसमें कंडीशन होती है।
लास्टली हमने ये सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, ये आपने देख लेनी है। और फिर अच्छा ये है कि लास्ट में एक बात यहाँ उसने लिखी हुई है कि The amount of tension produced is proportional to the intracellular calcium concentration। जितना ज़्यादा कैल्शियम कंसनट्रेशन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग कह लो कि आप कंट्रैक्शन होगी। सही है, जो कि नॉर्मल केस में ऐसे ही होता है। और जब आपने रिलैक्सेशन करनी होगी तो इस इंट्रासेलुलर कैल्शियम को डिक्रीज कर दिया जाएगा, इसका अपटेक कर लेगा एस आर, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में डिफरेंसेस है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। अपीयरेंस कैसे होती है? स्केलेटन भी स्ट्राइटेड है, कार्डियक भी स्ट्राइटेड है, स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइटेड है। अब स्ट्रोक एक्शन पोटेंशियल कैसे होते हैं? स्केलेटल मसल में सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, कार्डियक, बल्कि यार इनको ना अब ये यहाँ समझाऊंगा तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। इनके कार्डियक अपना कार्डियोलॉजी में इसको हमने डिस्कस करना है, जीआईटी में हमने इसको डिस्कस करना है, तो ये बातें ना इजीली हो जाएंगी वहाँ, तो फिलहाल आप इसको स्किप करो। ठीक है, तो एंड करते हैं।